अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मौज़म और मैं हूँ जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अपडेट करें कि हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुलतवी करने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि हम नेक नियती से कोशिश कर रहे हैं कि इन मामलात पर इत्तेफाक राय पैदा हो। स्पीकर असद कैसर अपोजिशन से राब्ता करेंगे ताकि इंतखाबी इस्लाहात के लिए मुतफिका बिल लाया जा सके। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास को इस मकसद के लिए मौखर किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने उम्मीद का इजहार करते हुए कहा कि अपोजिशन इन अहम इस्लाहात पर संजीदगी से गौर करेगी और हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार कर पाएंगे। इसी पर सबसे पहले बात कर लेते हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ इंतजार हैदरी से। इंतजार, बताइएगा अपोजिशन का क्या रद्द अमल आया है इस पर? जी देखें, अपोजिशन की तरफ से इसे राह फरार इख्तियार करने से तशबीह दी गई है और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों की तरफ से इस हवाले से मौक़िफ़ आया है, जबकि JUI की तरफ से भी मौक़िफ़ सामने आ गया है कि हुकूमत के पास अददी अक्सरियत नहीं है और अब इत्तेहादी भी उसके साथ नहीं है, जबकि उसके अपने अरकान भी अब इजलास में नहीं आ रहे। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए मुश्तरका इजलास को मुलतवी किया गया है। अगर अपोजिशन से मुशावरत करना थी तो फिर इजलास तलब क्यों किया गया और इजलास की तलबी के बाद सिर्फ चंद घंटे पहले इजलास फिर मुलतवी क्यों किया जा रहा है? तो ये बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। लेकिन जरा ये कहते हैं कि स्पीकर ऑफिस और अपोजिशन के दरमियान जो है वो राब्ता हुआ है और उस राब्ते में ये कहा गया है अपोजिशन की तरफ से कि अगर हुकूमत उजलत नहीं करती और लेजिस्लेशन खुसूसन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात सुनती है तो उस सूरत में अपोजिशन जो है वो अपनी तजावीज़ देगी, क्योंकि ये सिर्फ हुकूमत का मामला नहीं है बल्कि ये तमाम जमातों के मुस्तकबिल का मामला है, ये इंतखाबात का मामला है। इस हवाले से इत्तेहादी जमातें जो है वो भी गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत को ये आगाह कर चुकी थी कि हम अपनी क़यादत के साथ मुशावरत करेंगे, उस मुशावरत के बाद आपको जवाब देंगे। अगर हमारी क़यादत ने इस फैसले की हिमायत नहीं की तो फिर पार्लियामान में हम वोटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र जो है ये इजलास जो है मुलतवी किया गया है और इसी वजह से वज़ीर इत्तलात और नशरियात की तरफ से ट्वीट भी किया गया है और उनके जवाब में मरियम औरंगजेब ने उसे भाग गए से तशबीह दिया है, जबकि शाजिया मरी की तरफ से भी कहा गया है कि हुकूमत ने राह फरार इख्तियार की है क्योंकि अब उन्हें अपनी शिकस्त नजर आ रही है। जी अच्छा, इंतजार इस तमाम तर सूरत हाल के बाद ये भी जानना चाहेंगे कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया है? जैसे कि कल हमने देखा कि MQM की जानिब से भी एतराज़ात किए गए थे, JUI की जानिब से भी एतराज़ात किए गए थे, तो उनका इस पूरे सिनेरियो पे कोई मौक़िफ़ सामने आया है? देखिए, मुस्लिम लीग काफ जो है वो इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रखती है और तारिक बशीर चीमा की तरफ से ये तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत तक पहुँचाए गए हैं, जबकि MQM की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात सलाहुद्दीन की जो रुकन कौमी असम्बली हैं उन्होंने पहुँचाए हैं और GDA की तरफ से सायरा बानो जो कि रुकन कौमी असम्बली हैं उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत तक पहुँचाए हैं। इन तीनों जमातों की तरफ से ये तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत तक पहुँचे हैं और इंतजार है जी, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब ने। सर बताइएगा, हुकूमत ने एक बार फिर स्पीकर असद कैसर को टास्क सौंप दिया है, क्या कहेंगे आप? अपोजिशन को मनाने का टास्क सौंपा गया है उन्हें। देखिए, जो कल जो है वो टेक्निकल बुनियाद पर जो हुकूमती अराकीन की जो अक्सरियत में नजर नहीं आए, सब ये था कि बड़ी तादाद में तो अराकीन असम्बली मुझसे बाहर गए हुए हैं, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस से गए हुए हैं। तो अगर कुछ मीटिंग होती है और कहीं वोटिंग होता है तो आपने देखा कि 117 अरकान के लिए मुश्तरका पार्लियामेंट का जो बिल लाना चाहते थे कि मुलतवी ये था कि पूरी तैयारी नहीं थी। और ये जो टास्क है स्पीकर साहब ने तो पहले ही तमाम को सब पार्टियों ने मौजूद, शहबाज साहब मौजूद हुए, बराबर मौजूद हुए, सबका मौक़िफ़ सामने आया और जो कुछ कहना था वो सब आर्मी मौजूद थी, मीडिया मौजूद था, तो वो सब कुछ कहने की तो आज़ादी थी ना। इससे और क्या चाहते हैं? अच्छा, जो हम कह रहे थे कि हर खबर लीक भी हुई, हर खबर बाहर भी आई और अब तो आपने देखा उसके नतीजे में निकला कि आज प्राइम मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया, अब तो सब चीजें सामने आ गई हैं और अब मुल्जिम को भी एहसास हो गया है कि ये वाला जो सानिया हुआ था ये उस वक्त हुआ था जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी और उस वक्त आर्मी चीफ जैसे उस वक्त जो मौजूद थे, राय शरीफ हो या फिर तैयारी हो जो वो हो, तो ये जो हम नया मुलाकात के हवाले से जो खुलेगा या खुला है और इसके लिए 4 हफ्ते लिए गए हैं, तो ये अब सिर्फ जिम्मेदारी हुकूमत की या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की आयद नहीं होती, चाहे ये इशू हो या दीगर इशू भी हो। जी
अच्छा मुजाहिद साहब, आपने जैसे कि तज्जिया किया है इस तमाम तर सूरत हाल का, अब ये इजलास मौखर होने की अंदरूनी कहानी भी सामने आ रही है। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि ऑपोजिशन के साथ तो बैकडोर कुछ राब्ता हो रहा है, कोई ब्रेक थ्रू आ रहा है, जो दोनों जाने बर्फ कुछ न कुछ पिघलती हुई दिखाई देती है, लेकिन जो इत्तेहादी जमातें हैं वो गालिबन नाराज दिखाई देती हैं। देखिए, एक तो ये कि अपोजिशन का यानी पीपल्स पार्टी का फजलुर रहमान से कभी कोई साथ नहीं होगा। आपने कल भी देख लिया, कह दिया पीडीएम खत्म, जब तक अपोजिशन नहीं आएगी। ये तो एक ये बात सड़कों पे आएगी, ये पार्लियामेंट में आ जाते हैं तो पार्टी होती है, कोई भी बुला लेता है। ये तो पार्लियामेंट के अंदर जो है ये इजलास मामूली से बता देता है। पार्लियामेंट के बाहर अब कोई इस तरह का अपोजिशन जैसे पीपल्स पार्टी हो कोई बने तो पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं बढ़ेगी, ना इजलासों का न सड़कों का। एक तो बात है रखने ये जो कहानी है, ये पार्लियामेंट के अंदर ये टी पार्टी और असेंबली की कार्रवाई कब होता है और ये मामूली कब होता है। एक तो बात ये बात है। और अंदरूनी कहानी क्या है, क्या कहानी सुना रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनके साथ साथ हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे इंतजार हैदरी। पार्लियामेंट के मुशर्रका इजलास के मुलतवी होने पर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। अपोजिशन लीडर ने इजलास मुलतवी होने को हुकूमत की शिकस्त करार दे दिया। अपने बयान में उनका कहना था कि अपने अरकान और इत्तेहादियों के अदम एतमाद के बाद इमरान न्याजी को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ की शिकस्त ने हुकूमत को इजलास मुलतवी करने पर मजबूर किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का अरकान कौमी असम्बली से धुआंधार खिताब। कहा इलेक्शन में धांधली पर 126 दिन का धरना दिया। सेनेट इलेक्शन में पैसा चलने की वीडियोस मंजर-ए-आम पर आई। उम्मीदवारों को नोटों से बैग भरते कौम ने देखा। सेनेट में ओपन बैलेट पर ऑपोजिशन की मुखालफत पर हैरान था। अब समझ आया कि ऑपोजिशन की चीखें क्यों निकल रही थी। 1.5 साल से ईवीएम पर ऑपोजिशन से तजावीज मांग रहे हैं। ईवीएम से पोलिंग खत्म होते ही नताइज मिलेंगे। करप्ट सिस्टम की पैदावार सियासतदान कभी तब्दीली नहीं आने देंगे। ये जानते हैं कि तब्दीली उनके लिए तबाही है। हमने 4 हल्के कह दिए, 1 साल लगे रहे कि सिर्फ 4 हल्के की ऑडिट कर दो तो हम मुतमईन हो जाएंगे, इसलिए कि अगला इलेक्शन ठीक हो। जब वो हम अदालतों से जब 4 हल्के खुलवाए, चारों में धांधली निकली। 1970 के बाद जितनी इलेक्शंस हुई हैं सारी कंट्रोवर्शियल हुई हैं। हारने वाले ने माना ही नहीं रिजल्ट, वो कहते हैं धांधली हुई है। जो भी आप में से पॉलिटिक्स में है सबको पता है कि सेनेट के इलेक्शन में क्या होता है। वीडियो क्लिप्स दिखाई गई कि सेनेट के इलेक्शन में लोग पैसे ले रहे हैं, ऐसे टेबल पे बैठे और ऐसे ऐसे नोट डाले जा रहे हैं बैग्स में। हम कह रहे हैं कि ओपन बैलेट होनी चाहिए सेनेट के अंदर ताकि सबको पता चल जाए वोट किसने डाली है। नवाज शरीफ की साहिबजादी मरियम सफदर ने वजीर आजम इमरान खान पर तंज के तीर बरसा दिए। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने लिखा कि रोटी महंगी तो कम खाओ, मैं क्या करूं। चीनी महंगी तो मीठा छोड़ दो, मैं क्या करूं। पेट्रोल महंगा तो गाड़ी मत चलाओ, मैं क्या करूं। शौदा के लवाहिकीन सब्र करें, मैं क्या करूं। उन्होंने मजीद कहा कि तुम बस मुल्क पर अजाब बनकर टूटते रहो, अब ये अजाब के दिन भी खत्म होंगे। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे अबू धाबी स्टेडियम, जहां इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान टॉस जारी है। Kane, you've won the toss. What are you going to do? We're going to have a bowl first up. Looks like a good surface. Perhaps a little bit of dew later, so make use of it first up. And your team news? Any changes? We have the same team. You must be thrilled with the way you've been playing. Last 3 games in particular, must win. 3 in 5 days. That physically and mentally very strong. Yeah, busy little period for us, but some good cricket played, which is important. Trying to build on those performances, improve throughout, and I think we've seen that. But today's a great occasion, and all the guys are really looking forward to getting involved. And in the absence of Lockie Ferguson, which was a big blow, the 2 senior seamers have stood up really well, haven't they? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान टॉस हो चुका है और न्यूजीलैंड का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है न्यूजीलैंड की जानिब से। आज पहला सेमीफाइनल है T20 वर्ल्ड कप का, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि टॉस हो चुका है और न्यूजीलैंड ये टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का न्यूजीलैंड की जानिब से फैसला किया गया है। क्रिकेट की आलमी जंग के डू और डाई मुकाबलों का आगाज हो चुका है। मेगा इवेंट के पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। बहुत शुक्रिया हसन टाइम देने के लिए। इस वक्त न्यूजीलैंड ने फील्डिंग का फैसला किया है, कितना फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि जो विकेट हम देख रहे हैं वो बैटिंग के लिए साजगार दिखाई देती है। जी हाँ, अब तक ये 2 टीमें जो हैं वर्ल्ड क्लास टीमें भी हैं और फील्डिंग और अपनी बॉलिंग की हैसियत मानी जाती हैं। और पाक के वर्ल्ड कप में भी दोनों आगे टकरा चुकी है। पहले बड़ा वाइटल मैच होता है इन दोनों के दरमियान, जो 4-5 रन के विनिंग पोजीशन में दे दिया गया था इंग्लैंड को।
विनिंग टीम रही, मगर दोबारा ये सेमीफाइनल में टकराएंगे आपस में। जिस तरह से अभी वाले की पिच की बात कर रही हैं आप, तो अब तक की बैटिंग में बड़ी सौगात होती है, मगर जो भी टीम में पहले बैटिंग कर रही है वो अपना टारगेट सेट कर रही है। किन विलियमसन जो है बड़े प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं न्यूजीलैंड के, वो एक एंड के मैच को लेके चलते हैं, इनिंग को ग्राफ बनाते हैं इनकी, और टॉप ऑर्डर दिख रहे हैं पूरे वर्ल्ड कप में 6 ओवर का पावर प्ले जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्गली प्लेयर खेल रहे हैं, चाहे वो बाबा आजम हो, चाहे वो रिजवान हो, और सारी टॉप क्लास के बैट्समैन जितने वर्ल्ड के हैं। मगर टारगेट सेट करना पड़ेगा न्यूजीलैंड को। इंग्लैंड की टीम भी अब तक की कमजोर नहीं है, बैलेंस टीम है, बैटिंग लाइन बड़ी अच्छी है उनकी, क्योंकि एक इंग्लैंड के ओपनिंग बैट्समैन है जो अनफिट हो चुके हैं, जेसन रॉय, वो थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है इंग्लैंड की बैटिंग में। सही, महमूद हामिद साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है अली सलमान साहब, सीनियर एंकर पर्सन है। सर बताइएगा कि इंग्लैंड का जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ पलड़ा भारी है, तो क्या आपको लगता है कि न्यूजीलैंड को भी अपनी टीम में चेंजेस करनी चाहिए थी? हेलो अली सलमान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जो न्यूजीलैंड का जो रिकॉर्ड है, जो विनिंग ट्रैक है, उसको उनको बरकरार रखा है उन्होंने, विनिंग स्क्वाड को उन्होंने बरकरार रखा है, और मैं समझता हूँ कि सही फैसला है, क्योंकि उन्होंने अपने स्क्वाड में कोई तब्दीली नहीं की है, सेम स्क्वाड के साथ वो जा रहे हैं, ये दुरुस्त फैसला है। महमूद साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। अली सलमान एंकर पर्सन भी हमारे साथ मौजूद है। सर, अब देख रहे हैं हम कि आज तो चले न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान मैच हो रहा है, कल का हमारा मैच है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान, नॉकआउट मुकाबला होगा, और उम्मीद तो यही की जा रही है कि पाकिस्तान की जिस किस्म की फॉर्म है, जिस स्पिरिट के साथ पाकिस्तान खेल रहा है, तो पाकिस्तान ही जीते। क्या तज्जिया है आपका, क्या होने वाला है? ये मुझसे एक सवाल किया मैम? जी सर, आपसे ही सवाल किया है। देखिए, पाकिस्तान जो है सारे मैच जीतता हुआ आ रहा है, बूस्टअप हुआ है बड़े जबरदस्त है, लेकिन कल जो एक नॉकआउट में जो राउंड अप आ जाते हैं उसके अंदर जो प्रेशर डिफरेंट हो जाता है, और आपका मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया से, और आई थिंक अब फैसला ये करना, मैं समझता हूँ कि अच्छी कंडीशन है, बहुत अच्छी जब कंडीशन होती है तो आप टॉस जीत के पहले पारी लेते हैं, क्योंकि चेज करना इतना आसान नहीं होता। तो मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान जिस तरह का खेल रहा है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान अगर टॉस जीता है तो पाकिस्तान को पहले बारी लेनी चाहिए। सही, क्रिकेट की आलमी जंग के डू और डाई मुकाबलों का आगाज हो चुका है। मेगा इवेंट के पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला कर लिया है। सर बताइएगा कि क्या देख रहे हैं आज, कौन सी टीम किस पर भारी पड़ेगी? अली इमरान साहब बताइएगा। तो न्यूजीलैंड की टीम मुझे काफी बैलेंस, न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं, मैं समझता हूँ वो प्रेशर डाल सकते हैं, लेकिन दूसरी जानिब इंग्लैंड की बैटिंग भी काफी स्ट्रांग है। लेकिन अब ये जो T20 क्रिकेट है, इसमें जिसने पहले अपना इम्पैक्ट डाल दिया, इसने पहले प्रेशर डाल दिया, क्योंकि दोनों ही टीमें बैलेंस हैं, और माजी में हम देख चुके हैं कि जो 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप खेला गया था, वनडे जो वर्ल्ड कप का फाइनल था, वो इंग्लैंड ने अपने नाम किया था। तो ये रिवेंज गेम हो सकता है न्यूजीलैंड के लिए, और मैं समझता हूँ कि उन यादों को लेके जरूर खेलेंगे कि आज इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, सलमान साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। महमूद हामिद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। महमूद साहब, अभी आज के मैच की अगर हम बात की जाए तो फील्डिंग का फैसला न्यूजीलैंड की जानिब से किया गया है। कहा यही जा रहा है कि बहुत जिस किस्म की ये फील्ड आज लगी हुई है, जो विकेट है, वो बैटिंग के लिए साजगार साबित होगी। कितना रन का स्कोर जो है वो देना चाहिए न्यूजीलैंड की जानिब से इंग्लैंड की टीम को कि जीत के लिए उनके पास अच्छा हदफ हो? टॉस जीत के न्यूजीलैंड ने फील्डिंग का फैसला किया है, तो वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे मैक्सिमम मेरे ख्याल से 150-160 के अंदर, फिर वो उनके लिए भी इजी हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग इस वक्त जिस तरह की बैटिंग वो कर रहे हैं, तो सेकंड बैटिंग में वो इजीली उसको चेस वो डाउन कर सकते हैं, इसलिए शायद न्यूजीलैंड ने फील्डिंग का फैसला किया और उसको चेस करने वो जाएंगे। लेकिन डिपेंड कर रहा होता है कि कंडीशंस क्या है, अगर रात में ओस भी गिरेगी तो वो भी जो है फिर न्यूजीलैंड की फेवर में चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर इस कंडीशन के हिसाब से न्यूजीलैंड ने फैसला किया तो अच्छा फैसला है कि बाद में वो जो है बैटिंग करेंगे। अच्छा फैसला साबित हो सकता है चेस करने की सूरत में। कल के मैच के हवाले से भी आपकी राय जानना चाहेंगे, जो कि जाहिर है कि हमारा मैच है, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान है। इससे पहले तो नॉकआउट मरहलों में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त नहीं दे सका। अभी क्या तासुरात है आपके कि क्या हो सकता है? देखिए, वो जो है ना, अब सारी चीजें खत्म होती चली जा रही हैं। इंडिया से भी नहीं जीत रहा था पाकिस्तान,
किसी बड़े इवेंट, वर्ल्ड कप के इवेंट के इंडिया को भी हराया, और कंसिस्टेंट कोई भी टूर्नामेंट हो उसमें इसी तरह पाकिस्तान की फतवा चल रही। तो आई थिंक लॉन एवरेजेस के हिसाब से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का कल डे होगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और पाकिस्तान इंशाल्लाह जिस तरह खेल रहा है उसी तरह अगर खेला तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो आराम से मैच जीत सकता है। सिर्फ अपना 100% लड़कों को देना है। जो चीज पास में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो चुकी है उसको भूलना पड़ेगा, और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे नजर रखनी पड़ेगी। इंडिविजुअल्स को जिसकी भी जो भी जगह पे बारी आती है या किसी की भी बॉलिंग जो भी करता है, क्योंकि T20 क्रिकेट में आपको समटाइम ऐसे बॉलर भी यूज करने पड़ जाते हैं, जैसे एकदम अगर आप हफीज को यूज कर लेते हैं या मलिक को यूज कर लेते हैं तो वो भी करामत हो सकते हैं। 2-2 ओवर अगर उनसे भी करा लिए जाए तो ऐसी कंडीशन है, तो जो आपकी जो टीम को जेल हुई हुई होती है वो अगर टोटली इस तरह परफॉर्मेंस करते हैं तो डेफिनेटली फिर आप जो है विनिंग स्ट्रीक पे चले जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से इस वक्त अभी हमारी पाकिस्तानी टीम जेल अप आपस में हुई हुई है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि बहुत अच्छी कारकर्दगी पेश की जाएगी, और जिस तरह से भारत के साथ हमने शिकस्त का एक जो ख्वाब था वो हमारा पूरा हो चुका है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी नॉकआउट मरहले में पाकिस्तान की फतह होगी, यही उम्मीद की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा, महमूद हामिद साहब और एंकर पर्सन अली सलमान, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। चेयरमैन पीसीबी का कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। रमीज राजा का कहना था कि क्रिकेट टीम की T20 में अब तक की कारकर्दगी शानदार रही है। खिलाड़ियों ने अपनी कारकर्दगी से गैर मुस्तकिल मिजाजी के टैग को ख़त्म किया है, और बाबर आजम की क़यादत, खिलाड़ियों की खुद-एतमादी और मैदान में आजिज़ी की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी में तसलसल देखा जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने वज़ीर आज़म के अरकान पार्लियामेंट को दिए गए ज़ोहराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि TLP मुआहदे के हवाले से अदालत उज़्मा जब बुलाएगी पेश हो जाऊंगा। TLP के साथ मुआहदा हुआ, मुआहदे के तहत TLP के खिलाफ अब कोई खिलाफ कानून कोई कदम नहीं उठाएगी। बिल्कुल हाजिर होंगे। जो भी मुआहदा हुआ है वो आईन कानून के अंदर हुआ है, और उसमें इस बात का उनको भी पाबंद किया गया है कि आइंदा से जो भी वो एक्टिविटीज़ करें वो आईन कानून के नीचे करेंगे। मैं इस सिचुएशन में शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि जिन लोगों ने इसमें किरदार अदा किया, उलमा कराम ने किरदार अदा किया, सियासतदानों ने किरदार अदा किया, इसके साथ साथ जो TLP के जो उनके जो उलमा कराम हैं, उनके बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी सब ने किरदार अदा किया। खासकर मुफ्ती मुनीब साहब का बड़ा किरदार है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने वज़ीर आज़म के अरकान पार्लियामेंट को दिए गए ज़ोहराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम अरकान ने वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार किया। इमरान खान ने कहा कि उन्हें शौक नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए इंतखाबात हों। वज़ीर आज़म ने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चाहते हैं। हमारा मकसद है कि लोगों को इंतखाबात पर एतमाद हो। 1970 से इलेक्शन पर जो बदएतमादी है वो ख़त्म करना चाहता हूँ। इकट्ठी है, तमाम लोगों ने इमरान खान पर पूरे एतमाद का इजहार किया है। इमरान खान ने कहा है कि मेरा शौक़ नहीं है कि EVM मशीन का मेरा मसला है, मैं चाहता हूँ कि एक फेयर इलेक्शन हो, और जो मेरी ज़िंदगी की जद्दोजहद है, जो मैंने 4 सीटें कहा था खाली इसका ट्रायल किया जाए, सो फेयर इलेक्शन के लिए हम EVM मशीन चाहते हैं। हमारा मकसद ये है कि एतमाद हो लोगों को इलेक्शन पे, और जो 70 से इलेक्शनों पे बदएतमादी है मैं उसको ख़त्म करना चाहता हूँ, और सब लोग सुबह वोट दें। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानबाजी पर समाअत कल होगी। ज़राए के मुताबिक आज़म सवाती कल इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़ीर को ज़ाती हैसियत में तलब किया है। वफाकी वज़ीर ने कायमा कमेटी इजलास में इलेक्शन कमीशन पर इलेक्शन बेचने का इल्ज़ाम लगाया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 23 नवंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए जजेस के लिए 3 नाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए जजेस की तैनाती के लिए बैरिस्टर सरदार एजाज इसहाक, अरबाब मोहम्मद ताहिर और समन रफाकत इम्तियाज के नाम तजवीज़ किए गए हैं। कराची के DMC कोरंगी में मुबैना तौर पर गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ सामने आया है। बल्दिया उज़्मा कोरंगी में 318 मशकूक मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी साजिदा काजी ने सेक्रेटरी बल्दियात सिंध को खत लिख दिया है। हमारे नुमाइंदे अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल, देखिए डीएमसी कोरंगी में 318 मशकूक गैर कानूनी मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज किया गया है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कोरंगी है साजिदा ताजिब, जिन्होंने खत लिखा है सेक्रेटरी बदियाल सिंह को, जिसमें बताया गया है कि गैर कानूनी तौर पर 318 मुलाजमीन जो है वो भर्ती किए गए हैं। साथ ही ये बताते चले, जराये बताते हैं कि तमाम मुलाजमीन को साबिक एमक्यूएम के जो चेयरमैन थे नईर रजा के दौर में भर्ती किया गया था और ताहम उनको तनख्वाहें भी जारी की गई थी और एक अरसे तक जो है वो तनख्वाहें लेते रहे। ताहम जो मजदूर यूनियन है और वो जराये भी कहते हैं कि भर्ती के खिलाफ जो जिन्होंने भर्ती किया, बहुत शुक्रिया अली रज़ा अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान, चीन, रूस और अमेरिका के अफगानिस्तान के बारे में खुसूसी नुमाइंदों का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार के मुताबिक अफगानिस्तान पर ट्राइका प्लस इजलास का इफ्तिताह वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बारे में ट्राइका प्लस के तरीक़ेकार को अहमियत देता है। तवक्को है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इजलास के लिए रूस, चीन और अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से यूरोपीय यूनियन की सफीर अंदोला कमेनारा ने मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात में यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान के मुश्तरका मफादात पर मुश्तमिल ताल्लुकात को काबिल कदर करार दिया। मुलाकात में सेनेटर शेरी रहमान भी मौजूद थीं। और अब आपको बताएं, कराची के चिड़ियाघर और सफारी पार्क में 4 हाथियों की हालत एजार से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई। अदालत ने केएमसी अफसरान से पीर तक रिपोर्ट तलब कर ली है। नजीर मेमन की रिपोर्ट देखिए। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान जस्टिस जफर राजपूत ने केएमसी के वकील से पूछा कि क्या जर्मनी से आकर डॉक्टर ने हाथियों का मुआयना किया, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि जर्मन डॉक्टर राब्ते में हैं, केएमसी हुकाम से मीटिंग करना बाकी है। जस्टिस फैसल कमाल आलम ने इस्तफसार किया कि आपके पास अपने डॉक्टर क्यों नहीं। वकील केएमसी ने कहा कि ये मामला तो सोशल मीडिया पर उठा, हकीकत में तो सब हाथी ठीक है। अदालत ने पीर तक पेशरफ रिपोर्ट तलब करते हुए केस की समाअत 15 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। नजीर मेमन, GTV न्यूज, कराची। लाहौर का शुमार आलूदा तरीन शहरों में किया जाने लगा है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ने लगा। डॉक्टर्स और तिब्बी माहिरीन ने भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। वहीद गुज्जर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर की फिजा खतरनाक हद तक आलूदा हो गई। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 309 तक रिकॉर्ड किया गया। शहर लाहौर की फिजा दिन ब दिन आलूदा होने लगी है। शहरी आलूदा फिजा का जिम्मेदार इंतजामिया को ठहराते हैं। स्मॉग जैसे कि स्किन की बीमारियां हमारी बढ़ती जा रही हैं। लोग आगे इतनी महंगाई हो गई है और जेब में पैसा नहीं इलाज करवाने के लिए, फेफड़ों के दिल के मरीज लोग बनते जा रहे हैं। इस हवाले से हमारे महकमों को इकदाम करने चाहिए। सुबह के औकात में बढ़ती स्मोक के बाइस शहरी दौरे अज़ाब में मुब्तला हैं। डॉक्टर्स की जानिब से शहरियों बिलखुसूस मरीजों को फेस मास्क के इस्तेमाल और गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हदायत की गई हैं। सबसे पहले तो ये कि घरों से गैर ज़रूरी तौर पे ना निकलें। अगर आपको इंतहाई शदीद कोई ज़रूरत है तो उस सूरत में निकलें। आंखों को कवर करके रखें, ग्लासेस का इस्तेमाल करें। अगर नहीं है तो न्यूट्रल या ज़ीरो के ग्लासेस जो हैं वाइट कलर के, अगर इस मौसम में आपको धूप नहीं भी है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। आंखों को फ्रीक्वेंटली धोएं, मुँह पे मास्क का इस्तेमाल रखें। शहरियों का कहना है कि महकमा माहौलियात और दीगर इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी करें तो शहर की फिजा बेहतर हो सकती है। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर। बांग्लादेश के साबिक चीफ जस्टिस को मनी लॉन्ड्रिंग और अवामी एतमाद को ठेस पहुंचाने के केस में 11 साल कैद की सजा सुना दी गई। साबिक चीफ जस्टिस सरिंदर कुमार सिन्हा को उनकी गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई। सरिंदर कुमार सिन्हा को इन दिनों शुमाली अमेरिका में मुकीम है। सरिंदर कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग पर 7 साल और एतमाद तोड़ने पर 4 साल जेल में रहना होगा। तुर्क फौज और खुफिया एजेंसी ने मुश्तरका तौर पर इराक की हुदूद में फ़िज़ाई कार्रवाई की है, जिसमें कम से कम 4 अफराद मारे जाने की इत्तला है। तुर्क खबर रसां इदारों ने तुर्की की कामयाबी का बताते हुए मुख्तसर खबर शाया की, जिसके मुताबिक मुसल्लह अफवाज और खुफिया एजेंसी के इश्तराक से एक कार्रवाई शुमाली इराक के इलाके में की गई। ये एक फ़िज़ाई हमला था जिसमें अलहदगी पसंद तंजीम PKK को निशाना बनाया गया। इस खबर के बाद तुर्क वज़ारत दिफा ने अपनी ट्वीट में बताया कि शुमाली इराक में एक ठिकाने को तबाह किया गया है।
और अब आपको बताएं, साल की सबसे बड़ी सेल 11/11 दराज की एप्लीकेशन पर लाइव आज रात 12 बजे से। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।